जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बदलते दौर में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दानिश महाजन। रविवार का दिन है और समय है एक और डिस्कशन का, जो बात करेगी हमारी कम्युनिटी की, हमारी कम्युनिटी से जुड़ी हुई। इससे पहले कि आज की डिस्कशंस को शुरू किया जाए और पैनलिस्ट से रूबरू करवाया जाए, उससे पहले आज की हेडलाइंस। हुदहुद चक्रवाती तूफान से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 5 की मौत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की प्रधानमंत्री से अपील, कहा चाहिए राहत पैकेज 2000 करोड़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की एक रैली में एनसीपी के चुनावी चिन्ह घड़ी पर ली चुटकी, कहा घड़ी पर बजते हैं 10:10, इसका मतलब मिलेगी कांग्रेस और एनसीपी को 10-10 सीटें। शाहरुख खान की मूवी हैप्पी न्यू ईयर, उनके सबसे छोटे बेटे दिख सकते हैं एज ए गेस्ट अपीयरेंस। पीटरसन की आत्मकथा में पीटरसन ने बताया राहुल द्रविड़ को अपना गुरु। कश्मीर इशू पर पाकिस्तान ने लिखा पत्र यूएन के महासचिव बान की मून को, कहा कश्मीर के मसले को सुलझाएं। कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग फिर से आरंभ हो सकती है दिवाली तक। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच का आगाज कलकत्ता और मुंबई के बीच में है। पहला मैच कलकत्ता 2 गोलों से आगे। हेडलाइंस के बाद आपका फिर से स्वागत है एक बार, और ये समय है आपको रूबरू करवाने का पैनलिस्ट से और आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है नेत्रहीनों के आंदोलन, मूवमेंट्स ऑफ ब्लाइंड। इसकी चर्चा बहुत कम हुई है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट पर आज के टॉपिक को चुना गया है। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं रूबरू करवाता हूं आपको पैनलिस्ट से। आई हैव गॉट मिस्टर महेंद्र रस्तोगी। ही इज अ ट्रस्टी ऑफ रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ब्लाइंड पीपल in UK. He is also chairman of Tower Hamlet Strategy Group in London. He is joining us from UK. Sir, welcome. Thank you and namaskar sir. I have got Dr. S.K. Tripathi. He is a retired professor of philosophy. He is joining us. Sir, welcome. धन्यवाद. I have got Dr. Srin, the president of Progressive Society and professor of political science in Satyavati College. Sir, welcome. Thank you. नमस्कार सबको. I have got Dr. Inderjit. He's a professor of political science and well-known face on the local TVs in many discussions. He's joining us, sir. Thank you. Thank you, Danish. We will shortly be joined by Mr. George Abraham, the director of SCORE Foundation and head of IWay. जी, तो आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। रस्तोगी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज मैंने जो सर्वे किया, हम बात कर रहे थे इस टॉपिक की, तो उसमें सबसे पहले जो लोगों का ये प्रश्न था कि एक्चुअली मूवमेंट इंडिया में तो कोई ब्लाइंड का हुआ ही नहीं, तो हो सकता है उनका मन है क्या ये गेट टुगेदर को एक मूवमेंट का नाम दे दिया गया है, जहाँ एक प्रोटेस्ट को मूवमेंट का नाम दे दिया गया है, जहां एक डेमोन्स्ट्रेशन को मूवमेंट का नाम दे दिया गया। एक्चुअली मूवमेंट से आपका तात्पर्य क्या है जब स्पेशली बात करते हैं नेत्रहीनों के आंदोलन से? थैंक यू दानिश। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पे करेक्ट करता हूँ। मैं RNIV रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड पीपल का ट्रस्टी नहीं हूँ, मैं उनके बोर्ड में ज़रूर हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ ईस्ट लंदन विजन स्ट्रेटजी ग्रुप का। जी सर। जो ईस्ट लंदन के जो 7 काउंसिल्स हैं उनके लिए काम करती है, तो मैं उनका जी सर, उनका करेक्शन है, सॉरी फॉर दैट। नहीं, क्योंकि आपका प्रोग्राम इंटरनेशनली सुना जाता है तो किसी को कोई गलत फहमी ना हो। जी 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 प्लीज। अच्छा,
अब मैं आपके टॉपिक पे और आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, मूवमेंट ब्लाइंड वेलफेयर के सेक्टर में और ब्लाइंड के को जागरूक करने की दो तरह के लिए इस तरीके से मूवमेंट्स हुए हैं। एक तो ये हुआ कि हमें अपनी कैपेसिटीज़, अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी रिक्वायरमेंट से समाज को अवगत कराने के लिए और सरकार को झकझोरने के लिए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी अस्तित्व है, हम भी आम इंसानों की तरह हैं, हमारे भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ और एस्पिरेशंस वही हैं जो आम आदमियों की हैं। तो ये मूवमेंट काफ़ी अच्छे ढंग से शुरू हुआ और बहुत लंबे समय तक चला। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरी अपनी मेमोरी के हिसाब से 1969 में हुई, जब दिल्ली में वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड, जो कि ब्लाइंड लोगों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी उस समय, दो थी, एक ये थी, एक दूसरी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड थी, अब एक बन गई दोनों। तो WCW भी बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका दिल्ली में सम्मेलन था। उस वक्त अपनी जॉब के लिए डॉक्टर थिरेजा, स्वर्गीय डॉक्टर थिरेजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने साथ में लेके और विज्ञान भवन के सामने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, आमरण भूख हड़ताल की उन्होंने। उससे सबसे पहले मीडिया का अटेंशन मिला और लोगों ने समझा कि भाई ब्लाइंड लोग जब इतने पढ़े लिखे हैं, इस तरह के हैं, डॉक्टर थिरेजा, डॉक्टर सरीन जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, शायद डॉक्टर त्रिपाठी भी उनसे परिचित हों, उनकी डेथ हो गई, तो वो उन्होंने आकर्षित किया ध्यान। हालांकि वो उनका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए, इंडिविजुअल प्लेसमेंट के लिए, जॉब पाने के लिए उनका ये आंदोलन था, जो सफल हुआ आंदोलन। सारी दुनिया का ध्यान गया इंडिया में ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन और उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में। उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। और यूपी में जब मैं कॉलेज में ही था, उन दिनों हम लोगों ने लखनऊ में और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ और कानपुर में लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी डिमांड्स को लेके एक हड़ताल की, रिले हंगर स्ट्राइक की हम लोगों ने। और उसको ब्लाइंड लोगों का, उस वक्त के ब्लाइंड लोगों का बहुत समर्थन मिला, जिसमें हमारे आज के पार्टिसिपेंट डॉक्टर त्रिपाठी भी बहुत पेश थे, बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें। और हम लोगों की दोस्ती भी समझिए, जानकारी, जान पहचान, उसके बाद फ्रेंडशिप तभी से है। तो वो काफ़ी एक लेवल तक कामयाब हुआ। हालांकि उसमें हमें काफ़ी अपोजिशन मिला। कमलापत त्रिपाठी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर है, उन लोगों ने अपोज भी किया। लेकिन इस सब के बावजूद एक हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी बनी और उसने बहुत सारी बातों पे ध्यान दिया, जिससे एक माहौल बना। मैं ये नहीं कहता कि हमारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन एक माहौल बना, लोगों को मजबूर किया हम लोगों ने, सरकार को अपने एजेंडे में ब्लाइंड और डिसेबल्ड को शामिल करने। उसके बाद NFP के माध्यम से दिल्ली में शुरू हुआ। हम लोगों ने बहुत, जब मैं दिल्ली आया NFP में, तो मैं अपने साथ वो फिलॉसफी लेके आया मूवमेंट की, डेमोन्स्ट्रेशन की और अपने जागरूकता पैदा करने की। तो हमने दिल्ली में NFP के अंतर्गत एक बहुत बड़ा बोट क्लब में प्रोटेस्ट धरना दिया, जिसमें सारे हिंदुस्तान से हमारी जितनी ब्रांचेस थी और हर स्टेट से जो ब्रांचेस के अलावा भी थे लोग, काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और काफ़ी अच्छे लंबे समय तक चला वो। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री से हम लोगों की मुलाकात हुई, उसने वादे किए और वो हम लोगों ने धरना पे एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म किया। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो 3 मूर्ति भवन में, उस समय शायद मेरा ख्याल है सरीन साहब भी थे हमारे साथ में, 3 मूर्ति भवन में फंक्शन हुआ करता था विकलांग दिवस का। लोगों को प्राइज वगैरह दिए जाते थे और सारा आयोजन होता था। तो हम लोगों ने कहा कि हम जितने पढ़े लिखे लोग उस वक्त अपने जो ग्रुप के थे, उसमें स्वर्गीय शिव प्रकाश गुप्ता जी थे और सुरेंद्र मिश्रा थे, सरीन भी थे, मेरा ख्याल है सरीन थे, ये मुझे करेक्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने क्या किया, अपनी डिग्रीज को अपने सीने में लगा के और त्रिमूर्ति भवन के आगे टेबल लगा के और हमने शू पॉलिश करनी शुरू कर दी। हमसे पॉलिश कराने तो कोई नहीं आता था, अपनी जूते निकाले और ब्रश मारना शुरू कर दिया। इससे हम लोगों को मीडिया टेंशन बहुत मिला। पॉलिटिशियंस आए, पुलिस वाले आए, रिक्वेस्ट करने लगे। हम लोगों ने कहा भाई देखो, हमें क्या मतलब आप काम नहीं देते, नौकरियां नहीं देते, हमें एजुकेशन के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, तो क्या शू पॉलिश करने का भी हमें अधिकार नहीं है?
जी तो जी तो लोगों ने उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज, हमें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके हम लोग चाणक्यपुरी थाने पहुँचे। उसके बाद फिर काफ़ी पॉलिटिकल सर्कल्स में हंगामा हुआ, तो कई एमपीज वगैरह ने फटाफट उनको, पुलिस कमिश्नर को और जो वहाँ के डीएसपी थे उनको फोन किया। फिर हम लोगों को गाड़ियों में उन्होंने उसी वक्त घर पहुँचा दिया। लेकिन इसका मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा हुआ जी। उसके बाद फिर एनएफपी में आप लोगों को मालूम है, आपको तो शायद नहीं मालूम होगा, मतलब लेकिन जो सीनियर लोग हैं उनको मालूम है, एनएफपी ने काफ़ी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया 81 में। तब मिस्टर ऊंटा जनरल सेक्रेटरी थे और बहुत बड़ा था डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरनेशनली अक्लेम्ड डेमो था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हमारे दोस्त लोग, नौजवान लोग, गुस्सा भी था, वायलेंट भी हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हमने किया नहीं, हमने किया, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। कभी कभी थोड़ा बहुत हमारे वजह से जो गलतियाँ हुई से नेगेटिव भी हुआ, और अब उसका दूसरा तरीका भी धीरे धीरे बदल रहा है। जी मेरा ख्याल बहुत वक्त ले लिया अब। जी, तो इससे पहले कि मैं अपने काउंटर क्वेश्चन शुरू करा डिस्कशंस के हम आगे पहलू छुएं, लिसनर्स के लिए ये बहुत जरूरी है थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना। तो हम ओपनिंग कमेंट्स में आज सबसे पहले आंदोलनों के बारे में ही बात करेंगे। त्रिपाठी सर, आपकी सबसे जानकारी लेना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस आंदोलन को लेके। जो मेरा सेम क्वेश्चन था कि आप मानते हैं कि क्या हिंदुस्तान में नेत्रहीनों को लेकर आंदोलन हुए हैं? दानिश भाई, ऐसा है कि जैसा हमारे भी बड़े मेरे मित्र महेंद्र रस्तोगी जी बता रहे थे कि एक्चुअली हुआ क्या है कि थेरेजा साहब ने शुरू किया था, सही है, लेकिन उसे आंदोलन नहीं कह सकते, क्योंकि आंदोलन का मतलब होता है कोई चीज़ वाइब्रेट हो जाए, कोई चीज़ हिल जाए समाज में, कोई चीज़ फैलने लगे। तो वो लेवल पर अगर कोई बात बहुत छोटे पैमाने पर अगर शुरू हुई तो शायद मेरे ख्याल से रस्तोगी जी को याद होगा ठीक से डेट, कानपुर में हुई थी, जहाँ वहाँ पर वो बड़े चौराहे के पास एक कोई हॉल लेके इन्होंने किया था, हम भी पहुँचे थे। और उसमें एक इनका जो हितकारी संघ था उसने पहला आंदोलन किया था यूपी का और शायद इंडिया का, जिसमें कम से कम 70-80 ब्लाइंड लोग इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पर फिर वहाँ की सोशल मिनिस्टर थी बेगम हबीबुल्ला, ऐसा कुछ नाम था उनका, वो आई थी और भाषण पूषण हुए। हाँ, तो वो आई थी, फिर ये सब हुआ। तो वो एक पहला नोट था जो आंदोलन की शक्ल में इंडिया में शुरू हुआ। भले ही 70-80 लोग थे, ब्लाइंड ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ उस जमाने में 70-80 होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो उसे हम आंदोलन का पहला रूप मानते हैं। उसके फिर कुछ दिनों बाद लखनऊ में हम लोगों ने, जैसा भी रस्तोगी साहब ने सब बताया, कि कमलापत त्रिपाठी जी चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी चरण सिंह ये थे विरोधी दल के नेता हुआ करते थे। तो हम लोगों ने सबसे अप्रोच की, बात की, हम लोगों का चलता रही, हंगर स्ट्राइक चलती रही, सब बात होती रही। हजरतगंज में सेक्रेटरिएट के सामने हम लोग इकट्ठे होते रहे। और जब तमाम मंत्रियों ने, अधिकांश लोग हम लोगों के फेवर में थे, जिनके पास एमएलए ने तमाम ने दस्तखत किए हम लोगों के मेमोरेंडम पर, और बहुत सपोर्ट मिला। और हमें याद है, रस्तोगी जी को शायद याद हो कि ना हो, कि वो हम लोग जब चौधरी चरण सिंह के पास पहुँचे तो उनसे कहा कि भाई तुम लोग जो हो, तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम जाके बहू जी के चरण पकड़ लो। बहू जी उस समय एक पावरफुल लेडी हुआ करती थी, उनकी रिलेटिव थी कमलापति जी, उन्हीं के इशारे पे यूपी गवर्नमेंट चला करती थी, जैसे अभी इंडिया की गवर्नमेंट सोनिया जी के इशारे पे चली। तो उसके बाद खैर चलता रहा, ये सब होता रहा। उसके बाद फिर जैसा भी रस्तोगी जी ने कहा कि वो शायद 1974 में पहली दफ़े हम लोगों ने जब वोट क्लब पे किया था आंदोलन, और वो बड़े पैमाने पर था, और उसमें राष्ट्रपति भवन तक बात पहुंची और बहुत सी बातें हुई। बाद में प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस गांधी, उनसे भी फिर बात हुई। उन्होंने शायद पहली दफ़ा हाई पावर कमेटी अपॉइंट की थी, और उस मैंने जो पॉजिटिव आंदोलन हुआ कि पहली दफ़ा इंडिया में कोई हाई पावर कमेटी बनाई गई कि जो देखे कि ब्लाइंड लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके लिए कर सकते हैं। बाद में फिर 81 की जो बातें हुई वो तो सब है ही हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत होती है आंदोलन की, मेरे विचार जी। और उसके बाद तो कंटिन्यूसली फिर चलता ही रहा कुछ ना कुछ। जब दिल्ली एक दफ़ा आदमी पहुँच जाए तो वो दिल्ली बिना डेमोन्स्ट्रेशन के दिल्ली होती नहीं जी। तो वो तो एक लंबा इतिहास है, फिर चला है, आपको बहुत से लोगों को पता ही है। सरीन साहब भी इसमें बाद में जुड़े थे मेरे ख्याल से, लेकिन 74 तक तो मेरे ख्याल से इनको मुझे याद नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बाद फिर ये भी जुड़े और एक से एक लोग जुड़े जी। तो ये बात है। तो हम इसे आंदोलन को, मतलब इसे हम पॉलिटिकल आंदोलन नहीं कहेंगे, सोशल आंदोलन नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लाइंड के लेवल से देखा जाए तो ये आंदोलन नहीं, निश्चित रूप से आंदोलन था। क्योंकि जिसने समाज को ये बात सोचने के लिए मजबूर किया कि यह भी एक वर्ग है,
जिसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारी है, जो हमें सोचना चाहिए, और कुछ लोग आगे आए। और आपको याद होगा रस्तोगी साहब कि हमारे साथ उस जमाने में कम्युनिस्ट लीडर जो हुआ करते थे, कार्यकर्ता, बड़ी हेल्प करते थे आके, और उन्होंने काफ़ी हम लोग वहाँ पहुँचाना, जैसे ब्लाइंड लोग नहीं जा सकते जहाँ पहुँचाना और सब करना, इसके पीछे उन्हें पुलिस की डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने बड़ी हेल्प की उस समय कम्युनिस्ट जो दिल्ली में कॉमरेड थे। तो मैं समझता हूँ कि ये, और बाकी पार्टी के लोग भी थे, तो एक बिल्कुल एक संयुक्त रूप से जो आंदोलन चला, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी खास नहीं थी, जिसमें कोई विशेष वर्ग नहीं था, लेकिन जो प्योर, जैसे कहते हैं, बाय द ब्लाइंड, फॉर द ब्लाइंड एंड ऑफ द ब्लाइंड, तो वो स्थिति 74 में शुरू हो गई। थोड़ा सा मैं जरा सा ऐड कर दूं त्रिपाठी। असल में पूरा हम लोगों के मूवमेंट में शुरू से वामपंथी दलों का सपोर्ट रहा, और ये अनकंडीशनल और अनफ्लिंचिंग सपोर्ट रहा, इसमें बिल्कुल एक्सेप्ट करने में कोई दो। जी, मैं आऊंगा इस पे। जी सरीन सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मूवमेंट्स के ओपनिंग कमेंट्स है आपके, क्या आप मानते हैं कि जो मूवमेंट शब्द है वो एनएफबी के आने के बाद हुआ, जब आप इत्तेफाक रखते हैं रस्तोगी सर और त्रिपाठी सर से कि एक मूवमेंट्स नेत्रहीनों की दृष्टि से प्रारंभ हो चुका था? विद स्लाइटेस्ट डिफरेंस इत्तेफाक रखता हूं। जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इवन 1969 का आंदोलन भी, चाहे वो सेंटर्ड अराउंड वन मैन रहा, लेकिन वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड आंदोलन था, उसको एक बैकिंग थी ऑर्गेनाइजेशन की, वरना अकेले आदमी के बस का उतना नहीं है। केवल इस एडिशन के साथ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एनएफबी रही हो ना रही हो, आंदोलन हमारे देश में जैसे ही आज़ादी के बाद जवान लोगों को ये महसूस हुआ कि उनको अब नौकरी चाहिए, तो ऑब्वियस करवट थी, जिसको लोग चाहे डिमॉन्स्ट्रेशन कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि डिमॉन्स्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट। मैं भी कल परसों ही पढ़ रहा था घनश्याम शाह की किताब, उसमें सोशल मूवमेंट को डिफाइन किया गया था, तो उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट चीज है सोशल मूवमेंट से, क्योंकि इवन इफ आप एक कदम आगे भी बढ़ते हैं तो आंदोलन है। एक आदमी भी नौकरी पाता है तो कहीं एक छाप छोड़ता है कि कुछ किया तो कुछ पाया। मैं उन लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जो ये कहते हैं कि कभी आंदोलन हुआ ही नहीं। मैं वो लिटरेचर पढ़ रहा था जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था, तो विशेषकर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, वो ब्लाइंड मूवमेंट को केवल ह्यू एंड क्राई मानते हैं कि खाली एक तरह का दबंगई थी, अपनी बात को कह लेते थे, दैट्स ऑल। मैं उससे टोटली असहमत हूँ, और मेरा ये भी दृढ़ मानना है कि विद इन द डिसेबिलिटी अगर कोई आंदोलन कर सकता है और आंदोलन को एक अच्छा रूप दे सकता है, इट इज ओनली दी ब्लाइंड, और नहीं कर सकते। इसका मेरे पास क्लियर कट अनुभव है। चंडीगढ़ में मैंने देखा, हमने एक मिक्स्ड आंदोलन किया था 1981 में, तो पुलिस की रस्सी देखकर ही दूसरे विकलांग सब भाग गए थे, तो ब्लाइंड को तो दिखेगा नहीं, वो रस्सी को क्रॉस करने का प्रयास क्यों रहे थे? आंदोलन के लिए जज्बा भी तो चाहिए ना, तो जज्बा कहाँ से आएगा? जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी, आपकी राय चाहूंगा ओपनिंग कमेंट्स। Danish, first of all, I'm sorry to say that I do not agree with Dr. Tripathi's comments कि जो मिस्टर रस्तोगी ने स्टार्ट किया कि जो पॉलिश का एक जो मूवमेंट था, जो मूवमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टेजेस होती हैं। जो पॉलिश करने का एक मूवमेंट इंडिया में उठा 1969 में, जैसे मिस्टर रस्तोगी ने बताया, उसकी अपनी उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हमेशा कोई भी मूवमेंट चलता है, चाहे आप नेशनल मूवमेंट देखिए, उसके कुछ प्रीकर्सर, उसी तरीके का ये एक प्रीकर्सर था मॉडर्न टाइम में। और अगर मैं इंडिया के ब्लाइंड के मूवमेंट को देखता हूँ तो उसकी मैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखता हूँ। और हिस्ट्री आपको पता है 2-3 टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिविस्टिक हिस्ट्री होती है, एक ओरल हिस्ट्री होती है, और थर्ड एक माइथोलॉजिकल हिस्ट्री होती है। और इंडिया जो एक ब्लाइंड मूवमेंट का जो केस है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो किसी व्यक्ति ने उस पर अटेंशन ज़्यादा
पे नहीं किया एंड नोबडी हैज़ रिटन ऑन इट कि इंडिया का जो मूवमेंट है और रादर जो बैटल है जो एपिक तक चला जाता है वो महाभारत तक जाता है। धृतराष्ट्र का पहला मूवमेंट था इंडिया में ब्लाइंड का, जो कि उन्होंने फाइट किया पांडवों से, और उसको आज जो है ग्लोरीफाई किया जाता है कि जो ये वॉर था जो धृतराष्ट्र का था इनजस्टिस पे बेस्ड था और वो जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे, वो आज तक फैसला नहीं हुआ इंडिया की हिस्ट्री का। दूसरा जो पार्ट है आपका जो ओरल हिस्ट्री का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं सभी लोग कि इसी तरीके से मूवमेंट्स इंडिया में हुए। और तीसरा हिस्सा जो मैंने बताया कि पॉजिटिविस्टिक हिस्ट्री होती है, वेयर यू राइट अबाउट फैक्ट्स, फैक्चुअल हिस्ट्री, यू डू नॉट पे अटेंशन टू माइथोलॉजिकल हिस्ट्री। तो जो पॉजिटिविस्टिक हिस्ट्री है वो भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लिखी नहीं गई। जो फैक्चुअल हिस्ट्री है, जो फैक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे सोशल मूवमेंट्स हैं ब्लाइंड के विच हैव गॉन अननोटिस्ड, उनको किसी ने नोटिस नहीं किया, नोबडी हैज़ रिटन अबाउट इट। NFV के मूवमेंट की बात करते हैं आप जो है, और जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स चले उनकी बात करते हैं। हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सबल्टन, जो कि आप साइड मूवमेंट्स के बारे में कभी उसको डिस्कस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल एक किंग्सवे कैंप स्कूल है, उसमें लगातार 1981 से लेके 84 तक एक मूवमेंट चली जिसमें डिफरेंट स्ट्राइक्स हुई, उसके डिफरेंट रीज़न से अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। और उस मूवमेंट से जो SK रोमटा आज हैं और उनकी जो फाउंडेशन ले हुई वो वहीं से हुई। 4 साल लगातार वहाँ पे मूवमेंट चली, बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नोबडी हैज़ पुट दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट टिल डेट। और दूसरा एक मूवमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट था 80s में जो चला, जो भरत जी ने चलाया था युवा संघ के द्वारा, दैट हैज़ गॉन अननोटिस्ड, क्योंकि आज तक उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। वो तो लगता है हिस्ट्री की डार्कनेस में ही चले गए, डिसअपेयर हो गए भरत जी, उनका रोल ही नहीं बात करता कोई, उनके कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करता। और आज जब डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, उसी को हम मूवमेंट कहते हैं, और वी रियली फील ब्रीजी अबाउट इट कि डिसेबिलिटी एक्ट आ गया। बट की क्वेश्चन इज़ दैट कि ये डिसेबिलिटी एक्ट ने आज तक कितने लोगों को कवर किया और बेनिफिट किया है। इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लाइंड है, तो स्टैटिस्टिकली हमारे पास सेंसस नहीं है प्रॉपर कि कितने ब्लाइंड को फ़ायदा हुआ है। और ये कम्युनिटी शेप जो होता है सेंसस से, वो आज तक ब्लाइंड का हो ही नहीं पाया। उसका जो कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत हुआ था, एक वक्त आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एजुकेशन का कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और जो है आपका जो स्पेशली स्कूल्स का जो एजुकेशन है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा लॉस हुआ है डिसेबिलिटी का, ब्लाइंड डिसेबिलिटी को, वो ये है कि जो ऑलरेडी, जैसे रमेश जी कहते हैं, स्कैटर्ड माइनॉरिटी है ये डिसेबिलिटी और ब्लाइंड खास करके, जो थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेट हुई थी इन स्कूल्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट चला। मुझे सबसे बड़ा जो मूवमेंट्स चलने का फैक्ट नज़र आता है हिस्ट्री में ब्लाइंड का, वो जो ब्लाइंड स्कूल जो स्पेशल खुले और ये जो एक स्कैटर्ड माइनॉरिटी थी थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेट हुई, उससे मूवमेंट्स चले और आज हम डिसेबिलिटी एक्ट पाने में सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन आज फिर वो जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो कंसंट्रेशन है ब्लाइंड का वो डाइवर्स और डिस्पर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब वो कंसंट्रेशन का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी, मैं इस पे अभी काफ़ी क्वेश्चन आपने रेज कर दिए हैं, हम बात करेंगे। बहरहाल हमारे साथ जॉर्ज सर जुड़ गए हैं, इज हेड ऑफ IB एंड डायरेक्टर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, ही इज़ वेरी एक्टिव करंटली। सर, सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट चाहूँगा, फिर हम डिस्कशन को थोड़ा वाइडन करते हैं। जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल सर, भैया है जी, आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है, बोलिए। वेरी क्लियर, ओके। नाउ शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट एन एकेडमिशियन एंड देयरफॉर माय comments may not be very academic and deep rooted in terms of for want of a better word any kind of theory, but जहाँ तक मेरा समझ है
हालांकि there has been a movement which started say with the 1969 initiative from Mr. Mahendra. Is that name correct? जी जी It's all right. Mr. Mahendra Rastogi. जी जी, that's right. जिन्होंने शुरू किया था, and then there have been the various movements various events that took place led by Mr. Rungta and others. So number one, I think the movement has been very fractured. It's not been a national movement. It's been concentrated in pockets, and as one of the earlier speakers said, it's not all efforts made have not been documented and shared. So it's been very fractured. That's number one. Number two is that there have been a number of advocacy efforts which have also started, apart from the PWD Act and UNCRPD and now the RPD, the demand for the RPD. There have been a lot of other advocacy efforts also put in by different people from different parts of India, different organizations. Jaise Kaul Saab ki organization has done a lot of advocacy work at the court level and at the government level. There has been also, even creating Jagrukta in the mainstream public is part of, if you ask me, part of the movement. And I think what our movement has failed to do is to actually use the modern channels of communication, जैसे कि internet है, social media है, television है, radio है, to use these channels also to galvanize support for the issues that we are standing for. Unfortunately, over the years, हमारे जो blind लोग हैं, we've been isolated as a warring race or a warring community. And a lot of people in the mainstream believe that we are a very aggressive group of people and troublesome group of people. These are perceptions which exist in the mainstream. You might agree, you might not agree with it, but I strongly have heard people referring to this. Absolutely. And the thing is that we have been kind of inward-looking, self-centered movement, and I think it's time, if we actually want to become part of the mainstream and acquire our rightful place in the community, it's not only about getting a PWD Act or an RPD Act. It is about being accepted as part of the mainstream, which calls for much more widespread activities in terms of getting legal rights is one thing, but otherwise also being accepted as mainstream citizens. Now, there are a number of people who get jobs in the government, for instance. I believe काफी लोगों को jobs, नौकरी तो मिला है, but they are not deployed. कुछ लोग have not been deployed. There are many people who prefer not to be deployed. Now, these are all not sending right kind of signals to the world around. Most people say reservation के कारण हम लोगों को नौकरी दे रहा है, पर उनसे कुछ काम तो होता नहीं है. So there has to be, it's one thing to say movement hai and movement ho raha and all that, but then I think the content of the movement, the direction of the movement, the vision of the movement, I think it's time. We are in the 21st century when we need to look at becoming citizens of India, and participating in national life. So I think this is what I would say for the moment. Yeah. जी रस्तोगी सर, अब no sir please not please, when your turn comes, because we have less time and we have to cover everyone. जी रस्तोगी सर, यहाँ पर जो अभी पॉइंट्स उठे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो मैं इंद्रजीत सर से बात पर ही आपसे जानना चाहूँगा कि मूवमेंट्स की बात हुई. इन्होंने बताया कि कई ऐसे मूवमेंट्स हुए जो अननोटिस्ड रहे. तो मूवमेंट्स रहे, क्या रीजंस थे कि उनको एक डिसेबिलिटी डिस्कोर्स नहीं बन पाया, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं, और आज भी क्या कारण है कि मॉडर्न जो ब्लाइंड अभी जो आज के जनरेशन है उनको पता ही नहीं है मूवमेंट्स थे. तो क्या रीजंस रहे? तो अगर ये कारण है तो वो हम कैसे मान सकते हैं कि मूवमेंट सक्सेसफुल रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं खुद भी बहुत बड़ा एकेडमिशियन नहीं हूँ, इसलिए मैं
मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें तो नहीं जाना चाहूँगा। ये राष्ट्र और महाभारत, दीज आर वेरी सिंबॉलिकल थिंग्स एंड दे हैव हार्डली एनी लोग स्टैंड इन द हिस्ट्री। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो कोई भी इनमें से मूवमेंट जितने हुए हैं, दे हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड। ये जो 74-75 का जो मूवमेंट, जो बहुत बड़ा मूवमेंट था, इट वाज अ नेशनल मूवमेंट in which we had the blind people representing all the states from south to north and east to west. और उसी का इम्पैक्ट था कि 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो उसने 3% रिजर्वेशन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, और उसी के बाद से ये एक माहौल बना कि भाई गवर्नमेंट में ब्लाइंड लोगों को, गवर्नमेंट जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में ब्लाइंड लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और 1% वो रिजर्वेशन मिला। एक तो वो अननोटिस बिल्कुल नहीं गया, इट वाज नॉट अननोटिस बाय मीडिया ऑल्सो। मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उसमें, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला हम लोगों को, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना था नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 81 में जो 81 से 3-4 साल का जो किंग्सवे कैंप का था मूवमेंट, जिससे एक मिस्टर रुंगटा का स्टेटस बना, जैसा कि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा, अनफॉर्चुनेटली उस मूवमेंट की वजह से मेरा ख्याल है जितना फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। उस समय के जो लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, ब्लाइंड स्कूल्स में जो पढ़ते थे, वहाँ हर जगह इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन हुआ ऑल अक्रॉस द कंट्री कि लोग छोटी छोटी सी बातों से लेके जिन बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए था, वो झंडा लेके खड़े हो जाते थे, और उन्होंने एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, मुझे कहना चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बिल्कुल गिरता चला गया। हालांकि वो मूवमेंट अपने आप में, जो दिल्ली में जो बाहर हुआ था, स्कूल के बाहर जो मूवमेंट हुआ था, उसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ, और उसके बाद इन रियल सेंस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। और कोई भी मूवमेंट शुरू होने से पहले उसके लिए एडवोकेसी ज़रूरी होती है, और हम लोगों ने भी इसी हिसाब से शुरू किया। पहले अपना करस्पॉन्डेंस की, लॉबिंग की, लॉबिंग के बाद फिर जाके हम लोग लास्ट रिजॉर्ट था एजुटेशन का। और अनफॉर्चुनेटली अब इतना आसान हो गया कि जिसका जो चाहे 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एजुटेशन शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि दुधारी तलवार है, डबल एजेड सोर्ड है। इसका जितना नुकसान होता है, जितना फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। और जैसा जॉर्ज ने बहुत सही कहा कि हम लोगों की जो इमेज ख़राब हुई है, उसकी वजह यही है कि ये हमारे अनऑर्गेनाइज्ड, इल ऑर्गेनाइज्ड और अनसक्सेसफुल मूवमेंट्स हैं, जो जब चाहे जब जाके खड़े हो जाते हैं और अब शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वायलेंट हो जाना शुरू कर देते हैं। और एडवोकेसी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब तक मैं दिल्ली में था 2008 तक, तो मैं AICB के एडवोकेसी का चेयरपर्सन था, और बहुत सारे कोर्ट केसेस हमने AICB ने डायरेक्ट किए, कुछ HRNL के थ्रू किए, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। और वो आज भी AICB का एडवोकेसी सेल चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। नॉट ओनली AICB, अब तो हर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एडवोकेसी सेल है। अनफॉर्चुनेटली उनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने क्षेत्र में सब लोग काम कर रहे हैं, और सबको कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। और ये सफलता जब मिलती है तो इससे इमेज भी बनती है, इससे मीडिया अटेंशन भी मिलती है, और इससे प्रॉब्लम की तरफ उनका सोल्यूशन भी मिलता है। और ना ये बहुत अच्छी बात है, और आप लोग अब तो महसूस करते होंगे कि कम से कम डिसेबिलिटी सेक्टर गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव में है, उनकी सोच में है कि भाई इनके लिए एक बड़ा ग्रुप है और इनको हमें इन समाज के साथ में लेके चलना है। जी, मेरा ख्याल है जी, सेटिस्फाइज योर क्वेश्चन, आंसर योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल। त्रिपाठी सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक लिसनर का सवाल भी आया है। बहरहाल आपसे जानना चाहूँगा कि मूवमेंट्स हमने शुरू किए क्या थे, क्या हमारी डिमांड्स थी, क्या हमने हासिल किया, जबकि अगर RPD बिल की बात करें तो वो भी 1995 में आया, और जब बाकी आप लोग बता रहे हैं कि मूवमेंट्स 1969 में स्टार्ट हुए, तो हमें क्या मिला? तो अगर हमें जो RPD मिल रहा, तो इसमें भी क्या 69 वाले मूवमेंट्स का कोई क्रेडिट है? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने।
एक्चुअली जब जो भी हमारे डॉक्टर इंद्रजीत साहब बोल रहे थे कि भाई ये इनको हम नहीं मानते क्योंकि अननोटिस थे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सवाल उठता है कि रिकॉर्ड होता क्या है। अगर उन दिनों का मैंने जो भी बात की थी कि जो 69 और 70 में कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, अगर आप उन डेट्स के नेशनल हेराल्ड लखनऊ से छपता था, पायनियर लखनऊ छपता था, कानपुर से डेली एक्शन और दैनिक जागरण छपता था, उनके आप एडिटोरियल देख लें तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। उनमें सब बड़ी डिटेल में कवर की गई थी हर एक चीज़। तो अब जहाँ ये हो सकता है कि किसी ने किताब नहीं लिखी और बात के लोगों ने जिन्हें लिखी उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि मूवमेंट कहाँ से शुरू होते हैं और मूवमेंट किस प्रकार से होते हैं, तो ऐसे लोग अगर लिख देंगे तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं मान सकते। ठीक वही बात है कि हमारे वेदों और उपनिषद को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि ये कोई बड़े फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज हैं, बड़े ग्रंथ हैं। जब तक मैक्स मूलर ने नहीं कहा कि नहीं बड़े बहुत ग्रेट हैं, तब हम कहने लगे। तो हमारी जो ये अन इंडियन मेंटेलिटी है, इट इज स्टिल प्लेइंग इन दिस कंट्री, दैट्स वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात कि जो बातें जो आपने पूछी कि इससे क्या हुआ, होता ये कि फल एक दिन में नहीं आता। जब आप पेड़ लगाते हैं तो पहले पौधा होता है, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, फिर फल आते हैं। तो जो बात के जो फल हैं ये जाहिर है कि उन्हीं बीजों पर, उन्हीं शाखाओं पर, उन्हीं पौधों पर उगे हैं जो 1969 में और 70s में और 74 में किए हैं। और 74 का जो आंदोलन था वो तो मैं समझता हूँ केवल फर्स्ट, नॉट ओनली फर्स्ट, इतना बड़ा आंदोलन इतने शांतिपूर्वक ढंग से और इतने इफेक्टिव ढंग से आज तक कोई नहीं हुआ है। हुल्लड़बाजी जरूर हुई है, ज़्यादा हुई है, लेकिन वो जो मूवमेंट था जिसमें राष्ट्रपति भवन हम लोगों ने घेरा था, गेट बंद कर दिया था उस दिन, और उस समय जो उसका इम्पैक्ट पड़ा था कि प्रेसिडेंट गिरी साहब ने हम लोग बुला के, डेलीगेशन बुला के बात की थी। तो ये बातें सारी की सारी, दिल्ली के अखबार पढ़ लें आप उस डेट के तो आपको उनको फोटो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें जो करी हैं, शांतिपूर्वक ढंग से की हैं, वो ही जाके धीरे धीरे प्रस्फुटित हुई हैं उन फलों के रूप में जिनको आजकल के लोग चख रहे हैं, जिन्हें प्राप्त कर रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि एक जो आप बता रहे हैं 95 का जो बिल आया, वो बिल अपने आप अनायास नहीं आ गया। उसका बीज सबसे पहले तभी पड़ा था जब इंदिरा गांधी ने हाई पावर कमेटी बना दी थी 74 में। उसके बाद वो कमेटी बैठी, मीटिंग चली, फिर 77 में गवर्नमेंट बदल गई और इंदिरा गांधी हार गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी। तो उसने फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 3% का रिजर्वेशन की बात करी और फिर ग्रेजुअली गाड़ी बढ़ी तो फिर चल गई, गाड़ी तो चल गई। लेकिन ये कहना कि ये सब बाद में अनायास हुआ है, मैं समझता हूँ ये उसी का प्रतिफल है जो लोग पहले से कर रहे थे। थलेजा साहब ने भले इंडिविजुअल लेवल पे किया, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट इसमें ज़रूर शामिल हुआ होगा। तो ये एक बहुत लंबी दास्तां है जो चली है और जिसका इफेक्ट आता रहा है। और अब जो हो रहा है बीच में, इसके इफेक्ट्स आएंगे, उल्टे रूप में आने लगे हैं कि जो हमारी इमेज खराब होने लगी है वो इसीलिए होने लगी है कि जो बीच के मूवमेंट्स हैं वो शायद थोड़ा एथिकली ठीक नहीं रहे, या उसके पीछे जो भी सेल्फिश एलिमेंट्स हो, मुझे नहीं पता। तो उनके दृष्टि से हम देखें तो अब जो आने वाले जो रूल्स वगैरह होंगे या जो भी लेजिस्लेशन होगा उनमें वो भी रिफ्लेक्ट करेगा जो हम गलतियां कर रहे हैं। जी सरीन सर, आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो पहले आप एकेडमिक है, आप बुक भी लिख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंड, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या रीज़न थे उन मूवमेंट्स के एक डिसेबिलिटी डिस्कोर्स ना बनने के, नंबर 1। नंबर 2, एक क्वेश्चन आपके लिए पर्टिकुलर आया है कि क्या रीजंस हैं कि आजकल जो मूवमेंट्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। देखिए, मैं एक दो बातों से असहमत हूँ, उसे स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ब्लाइंड बेसिकली इंसान है। उस पर ये थोपना कि वो साधु महात्मा होगा मेरी समझ से परे है। इथिकल अनइथिकल, अगर मैं मैकियावेली को पढ़ूं तो इट ऑल डिपेंड्स आप क्या अचीव करते हैं। वो मैं गांधी ना होना चाहता हूँ ना हो सकता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि मीन्स से ज़्यादा एंड इम्पॉर्टेंट है, और एंड पाया गया है, भरपूर ढंग से पाया गया है। और उसका केवल एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अगर एनएफबी के लोगों ने राजीव गांधी को सड़क पे ना घेरा होता तो कभी अक्रॉस द टेबल टॉक ना हुए होते और कभी एसएससी एग्जाम ना हुआ होता। एकमात्र अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आप ढूंढना चाहें एक मेटीरियलिस्टिक सेंस में, तो उस समय लगभग 500 से अधिक लोग इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में लगे। मैं कैसे मान लूं कि केवल लेटरबाजी से सब हो जाता है, मुझे नहीं समझ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर आंदोलन सफल ही हुआ, और आंदोलन की सफलता को कभी भी ऐसे नहीं नापा जाता कितना खोया कितना पाया।
नापा ये जाता है कि आफ्टर ऑल आपने अपने फॉलोअर्स कितने बनाए, आप आंदोलन को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या शो करते हैं। अब मैं फॉर्चुनेटली मुझे जगदीश के साथ काम करने का मौका मिला जब वो पीएचडी कर रहा था, और अभी मेरे भी प्लान में है कि मैं, क्योंकि मैं लीडर कभी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ऑनेस्टली एक किताब लिखना चाहता हूँ कि माई एक्सपीरियंसेस विद द मूवमेंट ऑफ द ब्लाइंड इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई गांधी हूँ कि माई एक्सपीरियंस की बात करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ इस दिशा में थोड़ा ईमानदारी से हट के एक ऑब्जर्वर की तरह काम किया जाना चाहिए। आपका प्रश्न दोबारा दोहराएंगे, मैं उससे खो गया। जी, मेरा प्रश्न ये था, तो आपने मैं खुद भी भूल गया हूँ। वेल, जब मैं आपसे ये जानना चाहता कि एक तो आपके लिए जो पर्टिकुलर प्रश्न आया था कि आप, अब बात आपने ये की है मूवमेंट्स की हमें ज़रूरत है, तो मॉडर्न एरा पे मैं अब जानना चाहूँगा कि क्या हमें वाकई मूवमेंट्स की अभी ज़रूरत है, अगर है तो क्यों? देखिए, जनता से कट के किए गए एडवोकेसी काम, हो सकता है संगठन गिना लें, इतने लोगों को लगा दिया, इतने लोगों का केस डील कर लिया, इतने लोगों को प्रमोट कर दिया, ये नंबर गिनाए जा सकते हैं। इन सारे प्रोसेस में ब्लाइंड एज एन एक्टिविस्ट कहाँ है? वो कुछ गिने चुने जिनके पास पैसा है, रसूख है, हायर स्टाटा से आते हैं, किसी न किसी कारण से उनका वर्ग परिवर्तन भी हो गया, तो गिना सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ उनके सामने बात कीजिए कि जनता की कोई ज़रूरत है, मैं एक छोटी सी उदाहरण से समझा देता हूँ। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग को फैसिलिटेट कर रही थी कुछ सॉफ्टवेयर देकर, मैंने इतना सवाल उठाया कि भाई लाइब्रेरी में जो साइटेड के बैठने की ढंग की जगह नहीं है, तब ब्लाइंड को इंक्लूजन कैसे दोगे? नहीं ऐसी बात मत करो, इससे तो ब्लाइंड अलग हो जाता है। आप रियलिस्टिक क्यों नहीं होगे? खाली आइडियलिज्म ले जाएगा कहाँ? क्योंकि मैं तो इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि कागजी कार्रवाइयाँ जी भर के कर लीजिए और जिंदगी की सच्चाई को ना मानिए। और जिंदगी की सच्चाई को मनवाने के चक्कर में अगर मेरी इमेज खराब भी होती है तो मैं मनुष्य हूँ, मैं बुरा भी हो सकता हूँ, अच्छा भी हो सकता हूँ। मुझे इसमें एक रत्ती भर भी चिंता नहीं है कि मेरी इमेज का क्या होगा। मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, एनएफबी की इमेज इंटरनेशनली खराब हुई थी और उनको बाकायदा ग्रांट देनी बंद की गई थी। उस डिटेल में नहीं आऊँगा, उसका कौन जिम्मेवार था, वो इतिहास के गर्त में छोड़िए। लेकिन इमेज इसलिए खराब हुई कि सोच ये थी कि ब्लाइंड बोल नहीं सकता, ब्लाइंड चीज़ों को रख नहीं सकता, ब्लाइंड एजिटेट नहीं कर सकता, ब्लाइंड सड़क पे नहीं आ सकता, या ब्लाइंड आंदोलन करने के लिए, मुझे वो भी दिन याद है, हमने बंगला साहब के सामने खड़े होकर 10-10 पैसे मांगे। हमारी इज्जत उतरती है तो उतरती है जी। वो जज्बा नहीं गायब है, क्योंकि सब कुछ आपको किया धरा मिल जा रहा है। तो डॉक्टर इंद्रजीत जी, ये एक सवाल भी उठता है कि जब हमारा आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 सभी को समानता का अधिकार देता है, तो अभी तक जब इतने मूवमेंट्स हुए हैं, इतना विकास हुआ है, तो अभी भी जो ब्लाइंड को समानता का अधिकार में इंक्लूड नहीं किया गया, डिसेबिलिटी सेक्टर को। और दूसरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रीजंस हैं कि आज के टाइम में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं? जी दानिश, उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा जो पहले स्पीकर चुके हैं। नंबर 1, मिस्टर जॉर्ज ने जो कहा कि रिजर्वेशन हो जाता है और रिजर्वेशन के बाद चले जाते हैं और लोग जो है कहते हैं कि काम नहीं करते, तो आई एम सॉरी टू से एक हमारे जो ब्लाइंड फील्ड में कुछ सो कॉल्ड एलीट क्लास है, उसको हैबिट पड़ गई ये कहने की कि ब्लाइंड को रिजर्वेशन मिल जाता है और चले जाते हैं, काम नहीं करते। लेकिन मैं इन चीज़ों को कुछ अदर वे राउंड कहता हूँ। वो रिजर्वेशन से जो लोग चले जाते हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं या जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्लाइंड से काम लेना नहीं चाहते। एज ए रिजल्ट वो इमेज डैमेज करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनको ना रिजर्वेशन मिले, ना ब्लाइंड उनके सामने कोई आ सके। ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब जो मूवमेंट्स हैं ब्लाइंड के, उनको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 रेवोल्यूशनरिस्ट और दूसरा इंस्टीट्यूशनलिस्ट। जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट है, जैसे आपका
ये जो AICB है या और जो ऑफिस में बैठ के जिन्होंने काम किया, वो एक पेपर रेवोल्यूशन है। लेकिन पेपर रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो पेपर टाइगर ही बन के रह जाता है और कुछ भी काम नहीं होता उसका। एट सेकंड पॉइंट, जो मिस्टर रस्तोगी ने कहा कि इनडिसिप्लिन हो गया और एजुकेशन का सत्यानाश हो गया, मैं वो नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि दिस was not indiscipline, but it was sacrifice made by many people for disability movements। और ये sacrifice को जो institutions में बैठे लोग हैं उसको recognize नहीं करते, उसको indiscipline कहते हैं। लेकिन many of them failed and sacrificed for other blind people। वो unrecorded है history में। जो त्रिपाठी सर कह रहे थे ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है कि प्राइमरी सोर्सेज में है, लेकिन मेरा पॉइंट यही था कि वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन को उसका बेनिफिट हो। लेकिन प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जो है ये जो इंस्टीट्यूशन पे इनडिसिप्लिन की बात की जाती है, इसको इनडिसिप्लिन ना कहें, सत्यानाश ना कहें। दिस वाज सेक्रीफाइस मेड बाय मेनी पीपल। और आज की डेट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने उस टाइम रेवोल्यूशन की थी और वो फेल हुए और आज तक वो सेटल नहीं हुए लाइफ में, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है, बट दे आर हीरोज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ब्लाइंड। और जो आपने पॉइंट किया कि आज की डेट में मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसके दो रीजंस हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हो जी। हाँ, जो लेफ्ट आउट ब्लाइंड है वो विलेजेस में रह रहा है, और जो ब्लाइंड दिल्ली में आ चुका है उसको कुछ मिल गया है। एक तो वो रीज़न है उसका, उस वजह से वो जो है मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे और इमीडिएट डिमांड्स क्रिएट नहीं हो रही। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है, एडजस्ट हो जाता है जो पढ़ा लिखा ब्लाइंड है। लेकिन जो डार्कनेस में लॉस्ट हो चुके हैं, अब आप काउंट कर लीजिए 1 करोड़ 10 लाख ब्लाइंड है, उसमें से कितने को जॉब है, बाकी लॉस्ट है विलेजेस में, उसको पता ही नहीं है किसी लाइफ का। और कम्युनिकेशन, इंटरनेट गांव की बात ही नहीं है, ये तो सिटीज़ की बात है। और दूसरा रीज़न जो मैंने बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लाइंड की एज ए माइनॉरिटी, वो नहीं हो पा रही है, वो स्कैटर्ड है। जो थोड़ी बहुत हुई थी इंस्टीट्यूशंस में, ब्लाइंड स्कूल्स में, वो ख़त्म हो रही है ड्यू टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन और डिफरेंट फैसिलिटीज़। तो वो एक कॉम्पैक्ट माइनॉरिटी के तौर पे इमर्ज नहीं हो रहा है। जी मेरा एक सवाल था कि कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार नहीं मिला है, या वो काफ़ी दिन से हमें वो डिमांड करना चाहिए कि आर्टिकल 16 में फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन्ड है डिसेबिलिटी वर्ड, लेकिन उसका भी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है पॉलिटिकली, सोशली। और उसके ऊपर कोई जोर भी नहीं दे रहा जी। कोई अब वो उसके लिए एक मूवमेंट चाहिए। मैं यही पूछता हूँ, जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं वो कैसे काम करेंगे इस चीज़ के लिए, अनलेस रेवोल्यूशनरीज आर देयर। कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगी तब तक, जब तक पार्लियामेंट को नहीं घेरा जाएगा, प्रेसिडेंट हाउस को नहीं घेरा जाएगा, तो पेपर वर्क से कैसे आएगा। जैसे कि मॉडरेट्स ने किया था 85 से 1905 तक, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आया, उसका मास मूवमेंट हुआ। जब तक मास मूवमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी। इंस्टीट्यूशंस का अपना रोल है, यस, बट इट इज़ वेरी लिमिटेड। जी जॉर्ज सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए यू हैव मैनी क्वेश्चंस टू आंसर। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ द लिसनर्स आर आस्किंग, डू यू फील, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद द यूथ नाउअडेज, so they want to know first, now for the study there are many institutes for the blind, for the job perspective there are many reservation going on in banking sector, many jobs in DRDO, in SSC, SSB. Third thing, if we have any problem, CCPD is there. If we have these sort of things, then what is the need of movements? The CCPD, High Courts, Supreme Court, these are all channels which can be tapped for actually bringing about change. Now, I think October 2013 was when Supreme Court had directed all public sector undertakings and government to fill up all their vacancies. And the fact of the matter is, even aaj ke tarikh mein bhi wo vacancies have not been filled up. So that's one. Number two is we're talking about movements. What is the population of blind people in this country?
it runs into millions. And the movement, when it comes to Ghiroing and when it comes to making noise, it is only one Mr. Rungta and his group of people from NFB. They galvanize people, and they come forward, they make noise for 2-3 days, 1 week, and then they go. The fact of the matter is that there has to be sustained attack at the court. Now, there's another gentleman who said that institutional organizations, they're just paper tigers. But the fact of the matter is, a lot of the real change that has happened, including NFB's changes, have been through the courts of this country, have been through the CCPDs of this country. And, the significant changes have happened through the courts of this country. So we cannot really undermine the power of the courts, the power of the CCPD. The fact of the matter is, लोगों को कोर्ट तक ले जाना चाहिए. Now the fact of कई लोग हमें कॉल करते हैं, they say they have a problem. So जब हम उनसे कहते हैं कि आप CCPD में जाकर एप्लीकेशन दो, they are not, वो खुद करना नहीं चाहते. वो कहते हैं आप कर दीजिए हमारे लिए, हमारा नाम मत मेंशन कीजिए. So the point here is that it has to become a people's movement. Now NFB is also an organization. It's not a people's movement. It's also an organization. And unless every person starts saying, every person needs to be aware of what his rights are, what the laws are, what is possible, what is not possible. And when they are discriminated against, they need to have the courage to actually stand up and say that that wrong has been done. And I think we as leaders or part of organizations or people who have had experience, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि लोगों को सशक्त करें कि they should know what the rules are, and उनको spoon feed करने के बजाय they need to become self advocates. So कहना तो बहुत आसान है, जो भी हम आज कह रहे हैं, हम लोग सब जो कह रहे हैं बहुत आसानी से कह जाते हैं, but actually getting these changes done on the ground is very tough. And I think a movement can be called a true movement only when people are united, people come together. Right now battles are being fought as fractions. मैंने शुरू में भी कहा था कि we are fighting a fractured army. There was also somebody had objected to something that I had said about employment, and so I had said that blind people under reservation get jobs. Many of them are not deployed, which means that what the gentleman said was correct, which is that सरकारी अफसर don't want to give them assignments. They don't give assignments. इसका कारण दो हो सकता है. एक तो they don't want blind people to occupy seats in the government. दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनको मालूम नहीं है कि ब्लाइंड लोग कैसे काम कर सकते हैं, उनसे काम कैसे निकाला जा सकता है. But there is also a third category of visually impaired people who work in the government जो काम करते नहीं है. They just come, sign and go. So all three categories of reasons happen, and it's not that an elitist would say that ऐसा होता. It's not an elitist opinion. This is what actually happens in the government offices. So which is pushing the movement backwards. So I think it's important. Once we alongside the demonstrations on the road, the gheraos on all that, people need to be made aware of what is possible. Now हम नरेंद्र मोदी साहब की बात लेते हैं. उनके स्टेट जो है गुजरात में, वहाँ से कई टोटली ब्लाइंड लोग हमें कॉल करके बोलते हैं कि they are being discriminated against when it comes to reserved jobs. सभी partially blind लोगों and low vision लोगों को jobs देते हैं. ये मोदी साहब के स्टेट में होता है, and that clearly indicates that Modi साहब and the other politicians think that being totally blind people cannot work. तो उसको घेराव करने से वो कानूनन आपको रियायत देंगे, बट जेन्युइन जो एक्सेप्टेंस दैट ब्लाइंड व्यक्तियों को राइट्स दे के उनसे काम ले सकते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, ये मुद्दा इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड बिकॉज दे स्टिल डोंट नो. दे थिंक दैट हम ब्लाइंड लोगों को एक फेवर कर रहे हैं.
वी आर डूइंग देम अ फेवर दैट हम उनको ये राइट्स दे रहे हैं, ये कानून दे रहे हैं या व्हाटएवर, क्योंकि हम लोग दबाव में उनको डालते हैं तो वो लोग दे एग्री. बट इफ यू लुक एट देम एज पीपल, दे स्टिल थिंक दैट हम लोग कम लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं, वी आर नॉट गुड इनफ टू बी वर्किंग विद देम. So वो जागरूकता भी साथ साथ has to be part of our movement where we actually create that awareness, and this cannot be done by standing on the road. It has to be done using the media. It has to be done by engaging with the government on one-on-one. So it's not an issue of being paper tiger. It's about being able to get into the government offices and interact with them, sensitize them, prove to them and establish that हमें अगर मौका दिया जाए हम भी आप लोगों के साथ आप जैसे ही काम कर सकते हैं. That is one thing. Now पिछले कार्यक्रम में या sometime back we had talked about blind लोग राजनीति में, politics में. Now the fact of the matter is हम politics में तभी आ सकते हैं when we are concerned about the national problems, not just concerned about our own problems. इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि दिस मूवमेंट एंड ऑल, वी आर ऑल वेरी इनवर्ड लुकिंग पीपल एंड दैट्स व्हाई पीपल डोंट टेक अस सीरियसली. जब महिलाओं का कुछ इशू हो रहा है या अभी क्या कहते हैं HIV एड्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डू वी एक्चुअली रेज आवर वॉइस इवन इफ यू थिंक इट्स रॉन्ग? वी डोंट. सो वी आर सीन एज अलग कम्युनिटी, वी आर नॉट सीन एज पार्ट ऑफ द नेशन. सो दीज आर ऑल मुद्दास व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड if we want to become part of, ठीक है, हमें RPD मिल गया, PWD मिल गया, उससे कुछ फर्क नहीं हुआ ना. At the ground level, no change has really happened. These laws are there. Still 90% of the blind people are being exploited, and discriminated against. So फर्क तब आएगा when we actually start thinking India, and जो स्वच्छ भारत का जो अभी कॉल है मोदी साहब का, उसमें क्या हम लोग शामिल हो रहे हैं? कुछ लोग बॉम्बे में वैसे हो रहे हैं, but अभी as people across the country, are we participating? It is only when we participate and get involved with national life will we get the acceptance, and then slowly ये कानून वगैरह become meaningful. आज के तारीख में कानून है but it's not meaningful. Now people may not agree with this, but that's what I feel. People might call me an elite, but I think this is it. जी, thank you. Now I have very less time indeed. I have very less time indeed, but no, sir, thank you. I have very less indeed. I just want the closing comments. I will give you 1 minute. Wait, I will give you 1 minute. Yes, 1 minute. Yes, 1 minute. Okay, I will start with Rastogi sir. Sir, I will get back to you, please. जी, one by one, I will have your closing comment shortly because I am running short of time. रस्तोगी सर, आपके क्लोजिंग कमेंट. मेरे पास प्रश्न बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ. जी, देखिए ऐसा है कि अब ये वक्त है कि हमें एक तरफ एडवोकेसी को बढ़ाना है और दूसरी तरफ अपने लोगों को संगठित भी करने की ज़रूरत है. जो लोग कह रहे थे कि एडवोकेसी से नहीं होता कुछ और पेपर टाइगर्स हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, तो ये गो टू AICB देखिए. 2008 तक जब तक मैं था, आपको कितनी फाइल्स मिलेंगी जिसमें आपको पता लगेगा क्या क्या करस्पॉन्डेंस हुई, उसका क्या क्या नतीजा निकला है, कितने लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है और कोर्ट्स ने कौन कौन से डिसीजन दिए हैं, RTI के थ्रू कितना ज़्यादा एक्टिविज्म हुआ है और उसका कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है. ये सारी चीज़ें कम से कम वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा. देखिए यहाँ पे तरीका ये है UK में कि लोग यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं, इसको हम कैंपेनिंग कहते हैं. यहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके बाद अपने अपने MLAs के पास जाके, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स के पास जाके लॉबिंग करते हैं और लॉबिंग करके उनको कन्विंस करते हैं और फिर वो पार्लियामेंट में उठता है और बहुत आसानी से उठते हैं यहाँ पे मुद्दे. और इसी वजह से यहाँ पे एक्टिविज्म काफ़ी है, एडवोकेसी भी चल रही है, मूवमेंट्स भी चल रहे हैं और लोगों को मतलब लोग तो खैर सेटिस्फाइड कभी नहीं होते. हम अपने यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते कि इंडिया में क्या है और यहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है सिर्फ इसी एक्टिविज्म की वजह से, लॉबिंग की वजह से. तो हमें अपने आप को थोड़ा चेंज करके मूवमेंट को थोड़ा डायरेक्शन बदलना पड़ेगा. और एक तो एडवोकेसी थ्रू मीडिया, थ्रू RTI एक्टिविज्म, थ्रू कोर्ट्स, और दूसरा थ्रू लॉबिंग. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. जी त्रिपाठी सर. मेरा संक्षेप में कहना यह है कि वास्तव में इंडिया में स्थिति यह है कि हम लोग दो वर्गों में बटे हुए. एक तो वो जैसे अभी हमारे इंद्रजीत भाई ने बहुत अच्छी बात कही
कि एक वो लोग जो दिल्ली पहुंच गए उन्हें कुछ मिल गया गांव में है, तो गांव में वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता करना क्या है, और दूसरा वर्ग ये कि वो कहते करने की ज़रूरत क्या है। हमें याद आता है कि एक हमारे मित्र थे, उन्होंने अमेरिका में गाड़ी खरीदी अम्पाला, और उन्होंने वहाँ किसी को बुला के कहा पंडित जी हमने अम्पाला खरीदी और हमें सिर्फ पूजा कर दीजिए इसकी। तो बोले भाई गाड़ी खरीदी इसके लिए बधाई हो, लेकिन ये पूजा क्या होती है। तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने सोचा यहाँ पूजा कराएंगे अब। तो यहाँ पंडित जी से पूछा, बोले भाई ये गाड़ी ने खरीदी अम्पाला, पंडित जी पूजा कर दीजिए। बोले पूजा हम कर देंगे लेकिन अम्पाला क्या होती है। तो कुछ वो स्थिति बन रही है जिसके कारण हम लोग, और ये केवल ब्लाइंड की बात नहीं है, सभी पूरे नागरिकों की बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमें सबसे पहले अपने ब्लाइंड जो भाई हैं उनको जागरूक करना है, उनके पास पहुंचना है और उन्हें अधिकार समझाना है। और जब वो एक दफ़ा उनमें चेतना जाग जाएगी तो वो एडवोकेसी भी अपने तरफ चलती रहेगी और उनका रेजोल्यूशन भी अपने आप आते रहेंगे और सब एक क्रम बन जाएगा। लेकिन जब तक हम उनमें तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तब तक एक ओर तो दिल्ली की बातें होती रहेंगी, दूसरी ओर लोग जो जहाँ वहीं रहेंगे और नतीजा वही ज़ीरो। तो इसलिए, और एक अभी जॉर्ज भाई ने बहुत अच्छी बात की, हमें बहुत अच्छा लगा कि 3 क्लास हो गए ब्लाइंड में, एक वो जिन्हें कि वो काम करना ही नहीं है, और एक वो जो बहाना है कि ऑफिसर्स नहीं कराते, और ये भी सही है कि ऑफिसर्स को पता नहीं कि काम लेना कैसे है। तो ये जिस प्रकार से वर्ग बन रहे हैं, इन वर्ग भेद को मिटा के, मतलब इस दूसरे अर्थ में हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि एक ऐसा तालमेल सामंजस्य बिठाना समाज में कि जहाँ हर आदमी एक दूसरे से जुड़ के उसका सहयोगी बने, उसका विरोधी न बने। तो वो भावना जब तक नहीं जगेगी ब्लाइंड में खास तौर से, तब तक, और केवल ब्लाइंड में देखिए आप, ब्लाइंड अलग तरफ और दूसरे डिसेबल्ड अलग तरफ, तो ये अपने आप में एक चुनौती ये भी है। तो इस रूप में भी देखना पड़ेगा कि हम एकता किस प्रकार से ऐसी लाएं कि ये एक हमारा जितने हैंडीकैप हैं हर तरह के, तो एक झंडे तले आके और अपने अधिकारों को पहचानें। और जब बड़े पैमाने पर होगा अधिकार और कर्तव्य और जुलूस, तो डेफिनेटली संविधान ही बदलेगा, समानता का अधिकार ही मिलेगा और सारे अधिकार मिलेंगे। और ये भी बहुत अच्छी सही बात कही कि राजनीति में अगर आपको जाना है, हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो देश के मुद्दों से भी जुड़ें। ब्लाइंड केवल ब्लाइंड प्रॉब्लम के लिए नहीं, बल्कि दूसरे मुद्दों के साथ जुड़िए। इसको भी अगर साथ ले लें तो फिर पूरी बात अपने आप बन जाएगी। थैंक्स जी, थैंक यू जी। सरीन सर, क्या डिसेबिलिटी डिस्कोर्स भी मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है? शॉर्टली प्लीज। बिल्कुल बन सकता है। और मैं आंदोलन के जो पर कुछ कमेंट्स किए गए उनको मैं केवल गिना दूंगा कि वो कमेंट्स कैसे सही नहीं है, मैं गिनाना चाहूँगा। जी जल्दी। आपने कहा आंदोलन से प्रचार नहीं होता। मेरे पास एक लंबी प्रेस क्लिपिंग की फहरिस्त है, जिसको जब मन हो आके देख सकता है कि कैसे आंदोलन कवर हुए। मैं खुद एक पदयात्रा का हिस्सा रहा हूँ, मैं उसे आंदोलन कह के बहुत बड़ा नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास की भी वो एक लंबी न्यूज़पेपर्स की लिस्ट है जो ये बताती है कि कैसे हमने जर्नलिस्टों की सोच को बदला और कैसे इशू ऑफ द ब्लाइंड को शहर शहर गांव गांव तक पहुंचाया। तीसरी चीज कि आप कहेंगे कि आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, उसका उदाहरण मैंने राजीव गांधी वाले केस से दिया ही था। उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलनों के नारों को उठाइए तो आप पाएंगे वो पूरे शिक्षा देने वाले थे। हम ये चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे कि देश में कितने दृष्टिहीन क्या कर सकता है। जब हम ये कहते थे कि रोटी नहीं अधिकार चाहिए, तो हम कहीं दया के अगेंस्ट जा रहे थे। क्या वो जागृति नहीं थी? अगर नहीं थी तो फिर मुझे नहीं लगता कि दफ्तरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कहने से, वो मैं जानता हूँ वो जिन लोगों ने दफ्तरों में बैठ के अपनी लंबी लिस्टें बनाई हैं वही लोग थे जिन्होंने बाकायदा न्यूज़पेपर में दिया कि दृष्टिहीनों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, इससे उनकी बदनामी होती है। मुझे नहीं लगता अपने पेट के चिल्लाना बदनामी होती है, तो फिर क्या है दुनिया में आंदोलन, या क्या हमारी एक्चुअल हमारे अधिकार बनते हैं? तो शर्म तो यहाँ आती है कि आप ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स के यूज की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट दी 1% ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो जाया जा रहा है, वहाँ चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि इसलिए कि वो वोट बैंक नहीं है। तो वोट बैंक बनाने के लिए आपको चिल्लाना चीखना तो पड़ेगा ही, कोई रास्ता है नहीं। जी, थैंक यू। Dr. Inderjit ji, please shortly, I'm running really short of time, please. First of all, I would like to correct George कि जो थर्ड क्लास उन्होंने कैटेगराइज की है वो इंडिया का एक जनरल फिनोमिनन है, कल्चर का। यहाँ पे इंडिया में 50% टीचर्स कॉलेज में पढ़ रहे और स्कूल्स में पढ़ाने नहीं आते, वो ब्लाइंड थोड़ा ही हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आर साइकोलॉजी।
ये इसको प्लीज़ ब्लाइंड कैटेगरी से इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसका कोई पॉइंट नहीं है। एंड सेकंड, जो उन्होंने रोमटा की बात की, जो एसके रोमटा है, ही इज़ स्टिल द लीडर ऑफ द पुअर ब्लाइंड, एलीट क्लास के नहीं, पुअर ब्लाइंड में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है, ब्लाइंड स्कूल, जो उन्होंने विजिट ना किया हो। और जो इंस्टीट्यूशंस में बैठने वाले रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो मेरे को बता दें कितने ब्लाइंड स्कूल्स उन्होंने विजिट किए हैं दिल्ली में ही, बाहर की बात छोड़ दीजिए। थर्ड पॉइंट मिस्टर रस्तोगी के लिए मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि जो वो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं AICB में जाके, इसीलिए डॉक्यूमेंटेड हो गया कि वो सारा प्रो गवर्नमेंट एजेंडा था। बाकी का जो रेवोल्यूशनरी एजेंडा था वो कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ, यही मैं शुरू से कह रहा था। ये मेरे जो रिमार्क्स हैं वो ये है, और अल्टीमेटली ये है कि एडवोकेसी का एक रोल है, येस नो डाउट, बट इट इज़ वेरी लिमिटेड। जो मास मूवमेंट है वो अभी भी रिक्वायर्ड है, चेंजेस अभी भी आने हैं, और जो मास मूवमेंट से ही कोर्ट्स में और जो है पार्लियामेंट में और इंस्टीट्यूशंस में आवाज़ सुनी जाती है, फिर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और वहाँ पे जो भी लोग वो डिसाइड करते हैं। जी थैंक यू। जॉर्ज सर, आपके फाइनल रिमार्क्स और एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या बढ़ती संख्या ऑर्गेनाइजेशंस की मास मूवमेंट के रास्ते में एक रुकावट है? I don't think ये कोई भी संस्थाएं कम हो ज़्यादा हो, I don't think it is रुकावट नहीं है। Closing comment, I would like to put it this way. I think we need to look at citizenship as our goal. We need to look at going beyond achieving the RPD and PWD Act. We need to make sure that these acts are implemented. हमारे देश में जो दृष्टिहीन व्यक्ति को जो क्वालिटी शिक्षा जो मिलना चाहिए, वो 99% दृष्टिहीन लोगों को क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलता है। एंड whether it's inclusive education or special education, quality शिक्षा नहीं मिलता है। If you want to earn a livelihood and become part of the economy, you have to be educated and qualified and skilled. इसके लिए मौका नहीं मिल रहा है। So our movements need to be focused, not just coming to the road and wanting a law enacted in parliament. It needs to go beyond that. It needs to go to the grassroots so that दृष्टिहीन व्यक्ति भी हमारे इकोनॉमी का हिस्सा बने। So and in one sentence, we are citizens, we have rights, but we also have a contribution to make. And अगर हम ये दोनों साथ साथ लेते हैं, then in the next 5 to 10 years, I think the scenario would change. जी, thank you so much everybody, and thank you so much listeners for the update. In 5,331 people are listening in 79 countries. Thank you so much for joining us in Internet Radio, Radio Udan, and thank you so much panelists for joining me in this discussion. Okay, thank you. Thanks everybody. Thank you. All the best. Thank you so much. And I apologize to the another RJ for getting late for some time for important discussion. Thank you so much everybody indeed.